हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सागा में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, प्रियम्बल के हर टेक्स्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, हर उन वर्ड्स के कीवर्ड्स के ऊपर चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज द प्रियम्बल। प्रियम्बल कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड्स दैट इज प्रियम्बलस, जिसका मतलब होता है वॉकिंग बिफोर, एंड दैट इज व्हाट ए प्रियम्बल डज। इट वॉक्स बिफोर ए स्पीच, ऑफन एक्सप्लेनिंग व्हाट इज कमिंग। देखो क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल जो है एक इंट्रोडक्शन और एक प्रीफेस है। क्यों इंट्रोडक्शन और प्रीफेस कहा जाता है? क्योंकि ये जो है प्रियम्बल एक्ट्स एज ए इट एक्ट्स एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल, it acts as a guiding principle for the constitution of India, and second, it also define the basic goal plus purpose of the constitution. It means what? ये कहना चाह रहा है कि जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जब हम आगे देखते हैं आर्टिकल 1 से लेके डैश 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 जितने भी आर्टिकल्स हैं, सपोज 420 आर्टिकल्स हैं, उनसे पहले ये जितने भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आपको एज ए समरी जो है प्रियम्बल में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। उससे पहले हम बताते हैं आपको कि बहुत सारे एमिनेंट ज्यूरिस्ट जो हैं, जैसे कि आपका एन.ए. पालखीवाला, उन्होंने प्रियम्बल को बोला है एक आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरह के मुंशी सर, उन्होंने बोले हैं प्रियम्बल को एक पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपसे पूछ सकता है हु सेड प्रियम्बल ए आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखिएगा कौन, एन.ए. पालखीवाला जी। पूछ सकता है हु सेड प्रियम्बल ए पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो किसने कहा, के मुंशी कहा। तो आप ये चीज जो है याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या किया गया, मूव किया गया, कहां पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और ये मूव किया गया नेहरू जी के द्वारा। और उनका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का गोल था वो है गोल और पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गाइडिंग प्रिंसिपल, किसके लिए, फॉर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, और जो भी इसके रेजोल्यूशन थे, किसके, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, वो सेम रेजोल्यूशन को क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया एज ए प्रियम्बल। कब, 22 जनवरी 1947 को एज ए प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया इसको। ठीक है, सेम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था उसके सेम प्रोविजन को 22 जनवरी 1947 को एज ए प्रियम्बल क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। चलिए अब आगे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ द प्रियम्बल। क्या क्या कंपोनेंट है, देखिए अब कंपोनेंट क्या क्या है, इससे पहले हमको जो है जानना पड़ेगा कि टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल क्या है। तो चलिए टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल के बारे में बात करते हैं। देखिए, We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये जो आपका है क्या है, मेन टेक्स्ट है, किसका, प्रियम्बल का मेन टेक्स्ट है। अब बात करते हैं किसका, अब बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ द प्रियम्बल। देखिए पहला कंपोनेंट क्या है, ये जो है क्या है, सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। तो सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है,
वी द पीपल, वी द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स ऑफ द ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, उसको भी बताता है प्रियम्बल। तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है? इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ sovereign, socialist, secular, democratic and republican polity। ये रहा आपका नेचर ऑफ ए इंडियन स्टेट। देन प्रियम्बल ऑल्सो बताता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये है, ऑब्जेक्टिव है लोगों को जस्टिस देना, इक्वालिटी मेंटेन करना, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि ब्रदरहुड अमॉन्ग द सिटीजन ऑफ इंडिया। और डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है इसका? डेट ऑफ एडॉप्शन है 26 नवंबर 1949। जब हम टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल के बारे में बात कर रहे थे, उसमें हमने देखा था पहला क्या है, ये देखो कंपोनेंट क्या है इसका, पहला सोर्स ऑफ द अथॉरिटी, जो वी द पीपल है, ये क्या है? सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ये जो है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये क्या है? नेचर। और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव। एंड ये डेट कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ये थे हमारे मेन कंपोनेंट ऑफ द प्रियम्बल। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कीवर्ड, कौन कौन से कीवर्ड जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला कीवर्ड आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ? वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब ये हुआ कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो डिराइव करता है ऑथोरिटी और लेजिटिमेसी, वो करता है कहां से? वो करता है पीपल ऑफ इंडिया से। कहां से करता है? वो करता है आपका पीपल ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इम्पोज्ड बाय एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी, ठीक है, बट इट इज ड्राफ्टेड एंड अडॉप्टेड बाय द पीपल देमसेल्फ एंड इट रिफ्लेक्ट्स द कलेक्टिव विल एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। सो ये जो विद द पीपल ऑफ इंडिया क्या कहता है? विद द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि ऑथोरिटी जो है और लेजिटिमेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है वो है विद द पीपल ऑफ इंडिया। फिर आता है सॉवरेनिटी। जब हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि इंडिया इज नीदर डिपेंडेंट नॉट डोमिनेटेड बाय एनी अदर स्टेट बट इट इज अ सेल्फ गवर्निंग स्टेट। No authority is above it and it is free to manage its own external and internal affairs. Being a sovereign state, India can either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in favor of a foreign state. Sovereignty, देखिए sovereignty मतलब ये हुआ कि जो कंट्री इंडिया है और कोई भी कंट्री यदि कोई सॉवरेन है तो वो किसी के डोमिनेशन में काम नहीं करेगा, किसी के अंडर काम नहीं करेगा, वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा किसी के ऊपर, वो सेल्फ गवर्न होगा। ये है सोवरेन। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट क्या कहता है? सोशलिस्ट जब भी हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बताता है, वो ये कहता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटी, जो कि किस लिए? ताकि वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अमॉन्ग सिटीजन को रिड्यूस कर सके। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, चाइना, रशिया, ये सोशलिस्ट कंट्री है। यहाँ पे क्या है कि जो सेक्टर्स हैं बहुत सारे, आपको अलग अलग कंपनियां दिखेंगे, अलग अलग गवर्नमेंट दिखेंगे, अलग अलग जो आपको रिसोर्स देखेगा वो पब्लिक सेक्टर में आती है, यानी कि गवर्नमेंट उसे क्या करती है? गवर्न करती है। बट इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिस्ट को देखेंगे
तो वो क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करेगा साइड बाय साइड। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब, सॉवरेन का मतलब एंड सोशलिस्ट का मतलब। अब हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म। देखिए सेक्युलरिज्म के वर्ड है हम ऑफन सुनते हैं न्यूज में और उसका न्यूज़पेपर्स में आपको देखने को मिलता है। देखिए सॉवरेन का मतलब होता है रिलीजियस न्यूट्रलिटी मेंटेन करना और सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम डिफरेंट अफेयर्स ऑफ स्टेट। अब देखो जो हमारा सेक्युलरिज्म है, यानी कि इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जो है वो है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। मतलब ये हुआ कि कोई भी रिलीजन इन आवर कंट्री, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसीज हो, कोई भी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ, चाहे वो मेजोरिटी में हो चाहे माइनॉरिटी में हो, हैव द सेम स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द स्टेट। द प्रिंसिपल फोस्टर द सोशल हार्मनी, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर रिलीजियस डाइवर्सिटी इन एनी प्लुरलिस्टिक सोसाइटी इन इंडिया। ठीक है, यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी कि वी आर सेक्युलर कंट्री। हम किसी भी जो रिलीजन है उनको उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, यानी कि स्टेट नहीं करेगी। अब आते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेटिक का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल है पीपल ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री इन इंडियन कंटेक्स्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑपरेट्स based on the consent of the governed. So Indian Constitution provides for a representative parliamentary democracy. देखिए रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि यानी कि ये हुआ कि हम डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं होती गवर्नमेंट, हम जो है एमपी एमएलए को क्या करते हैं, एमपी एमएलए को क्या करते हैं, वोट देते हैं, उनको जिताते हैं और ये जो है ऑन बिहाफ ऑफ पीपल जो है क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, गवर्नमेंट मेकिंग में। और ये एग्जीक्यूटिव जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर में फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शन। अब जो हम किसी को जीत के बनाए, इसी एमपी एमएलए में से कोई क्या बनता है, मिनिस्टर्स बनते हैं, और ये मिनिस्टर्स जो होते हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने पॉलिसीज और एक्शन के लिए, किसके लिए, लेजिस्लेचर को। ठीक है, ये था आपका डेमोक्रेटिक। Republican signifies a form of government where the head of state is elected by the people of the representative। जो हम रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे जो एमपी एमएलए हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया, प्रेसिडेंट है। अब यूके में क्या होता है, मोनार्क होता है, किंग होता है, तो वहां पे क्या होता है, हेरिडिटरी होता है, यानी कि इट रिफ्लेक्ट द रिजेक्शन ऑफ मोनार्की। जो रिपब्लिकन है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये मोनार्की को क्या करता है, रिजेक्ट करता है, एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। ये जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, किसको इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को। ठीक है, अगला है लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स द absence of restraints on the activities of individual along with providing opportunities for individual growth and development। देखो अब प्रियम्बल कहता है कि secure all its citizen a fundamental right of liberty of thought, expression, belief, faith and worship which are enforceable in a court of law। अब ये भी नहीं कि प्रियम्बल ये नहीं कहता है कि लिबर्टी जो है क्या है, एब्सोल्यूट है। ठीक है, प्योरिटी जो है एब्सोल्यूट नहीं है, बट क्या है, क्वालिफाइड। मतलब ये हुआ कि लिबर्टी डजंट मीन अ लाइसेंस टू एनीवन, कि आपको जो करना है करो। आपको लिबर्टी मिला है, दैट शुड बी एंजॉयड विद इन द लिमिटेशंस मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हम इस जो लिमिटेशन है इसको डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियोज में। आज के लिए इतना समझो कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है, ये रहा आपका लिबर्टी का मतलब। आगे चलते हैं, वो है इक्वालिटी। देखिए इक्वालिटी का मतलब हुआ कि इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरीवन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास, एनीथिंग। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 इक्वालिटीज की बात किया जाता है। पहला है सिविक इक्वालिटी। जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे उसमें राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताया गया, जो कि आर्टिकल 14 to 18 में मेंशन है, तो उसमें सिविक इक्वालिटी के बारे में बात किया जाता है। उसके बाद करता है पॉलिटिकल इक्वालिटी।
आर्टिकल 325 एंड 326 में क्या किया गया है, पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में बात किया गया। उसका आता है इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपीज में मेंशन किया गया, आर्टिकल 319 में आर्टिकल 39 में मेंशन किया गया, विच डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर मैन एंड वुमेन इक्वल राइट टू गेट एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अलॉन्ग विथ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये इंश्योर करता है क्या, ये इंश्योर करता है इकोनॉमिक इक्वालिटी। मोस्टली आपको डीपीएसपी में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये था आपका इक्वालिटी। अब आता है फ्रेटर्निटी, और ये लास्ट कीवर्ड आपको मिलेगा फ्रेटर्निटी का। देखिए, फ्रेटर्निटी का मतलब हुआ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमॉन्ग ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। प्रियम्बल्स ये कहता है कि फ्रेटर्निटी हैज टू एश्योर टू थिंग। पहला, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, जब हम डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की बात करते हैं तो ये इंश्योर करता है मटेरियल बेटरमेंट, रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन सेक्रेड इंडिविजुअलिटी। और जब हम यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस की बात करते हैं तो ये कहता है कि नेशनल इंटीग्रेशन की बात करता है, यानी कि इट एम्स एट ओवरकमिंग हिंड्रेंस टू नेशनल इंटीग्रेशन लाइक कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म, सेक्सिज्म एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब चीजों को आपको क्या कहता है, एम्स एट ओवरकमिंग ऑल दिस थिंग, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका प्रियम्बल्स के कीवर्ड, और हमने बात की कंपोनेंट ऑफ द प्रियम्बल, फिर हमने बात किया टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल, फिर हमने बात की ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन के बारे में। होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में। थैंक यू।